तो उस ही लिटरली पुश्ड मी ऑन द स्टेज। तो मैं ऐसे धक्के के साथ स्टेज पहुंच गया और लोगों ने तालियां बजा दी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक ये जो क्रिएटिव साइड है वो आपको मतलब एक रिलैक्सेशन तो देती है। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। मिर्ज़ा गालिब कहते थे कि शायरी इल्हाम है। इल्हाम मतलब इट कम्स एंड डिसेंड्स। कुछ कहना था तुमसे, कुछ ख्वाब अधूरे जो पलकों पे धरे हैं, कुछ ज़ख्म हैं रूह के जो आज भी हरे हैं, और कुछ बातें जमी हैं जीभ पे पिघलती नहीं, कुछ आदतें हैं ढीठ सी जो चाह कर भी बदलती नहीं। हाय व्हाट्सअप, क्या हालचाल। 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे गौरव। रेड इंडीज शफल दिन के 3 से 5 ये शो आप तक लेकर आता हूं और रेड एफएम देहरादून के स्टूडियो में अलग अलग आर्टिस्ट से आपको मिलवाते हैं। सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, राइटर होते हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाना चाह रहा हूं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। ये लिखते भी हैं, बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं, पोइट्रीज नज़में वगैरह लिखते हैं, गाते भी हैं और प्रोफेशनली अगर बात करें तो ये साथ में डायरेक्टर जनरल हैं DIPR, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के। मेरे साथ में रणवीर सिंह चौहान सर। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम एकदम बढ़िया। और इससे पहले व्यूअर्स को मैं बहुत क्लियर कर दूं कि हम प्रॉपर अपने 2 गज की दूरी पर बैठे हुए हैं और स्टूडियो में कोई और नहीं है, इसीलिए मास्क निकाले हैं ताकि अपना चेहरा भी दिखा पाए कि किन से आपको मिलवाने जा रहे हैं। सो सर, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, जैसे मैंने बोला लिखते भी हैं, गाते भी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस कोविड वाली सिचुएशन में कैसा ख्याल रख रहे हैं आप अपना, अपनी फैमिली का? जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। हम लोग तो क्योंकि उसको बता ही रहे हैं लोगों को फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तो वो कि 2 गज की दूरी रखिए, अपनी सैनिटाइज़ करते रहिए, हाथ धोते रहिए। मैं आता हूँ ऑफिस से तो फिर मुझे अपना सैनिटाइज़ करना है या मुझे आई हैव टू टेक अ बाथ, वो सब करते हैं जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका जी, ऑल राइट। तो सर, आपका जो प्रोफाइल है, मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल है, जिम्मेदारी भरा आपका काम है, तो इतनी जिम्मेदारी के बीच में आपकी ये जो आर्टिस्टिक साइड है, आप इसको समय कैसे दे पाते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? लिखना, गाना, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप? अब ये तो जो साइड है वो तो अब पता नहीं क्यों है मेरे अंदर, वो तो शुरू से ही है। वो तो जी। शुरू से ही थी। तो अब जैसे सांस लेने के लिए नहीं सोचना पड़ता है, वैसे ये भी कर लेते हैं। अच्छा, आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, सर से मेरी बात हो रही थी तो मैंने सर से एक बात कही। आप देखने वाले भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूं कि नहीं हूं। मैं सर को ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि सर जो है ना, बहुत रिजेंबल करते हैं रणधीर कपूर साहब से। अगर आप सर को ध्यान से देखें, सर का हेयर स्टाइल और सर की पर्सनालिटी, तो मुझे तो ये पहली फीलिंग ऐसी थी कि जैसे रणधीर कपूर साहब का स्टाइल है वैसा सर रिजेंबल करते हैं। तो जो व्यूअर्स है ना, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, या किसी और से अगर रिजेंबल करते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो सर, ये तो चलिए एक बात रही। बात करें आपकी बुक्स वगैरह आपने कई लिखी हैं, प्लीज उनके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताएं कि क्या आपके बुक्स आपने लिखी हैं, किस पर्पस के साथ लिखी हैं। नहीं, हम तो पोइट्री करते थे। जी। तो पहले एक किताब पोइट्री की आई थी, कुछ कहना था तुमसे। मेरी टाइटल पोएम थी, कुछ कहना था तुमसे। किससे और कहना था? सभी से कहना था असल में। तो ज़िंदगी से भी, अपनों से भी, खुद से भी। जी। और फिर एक नावल आई थी 34 लालबाग लखनऊ। जी। वो लखनऊ पे के बैकड्रॉप पे वो है, कहानी है। अच्छा, लिखने की जब बात करते हैं तो आपने पहली बार कब एहसास किया कि लेखनी है आपके अंदर, वो लिखावट है आपके अंदर? पहली बार ये एहसास कब हुआ? ये स्कूल टाइम में लखनऊ में पढ़ते थे सेंट फ्रांसिस में। तो स्कूल टाइम में कभी वो आर्टिकल वार्टिकल लिख देते थे ऐसे ही, कुछ जोड़ जाड़ करके। लेकिन वो दैट वाज नॉट अ वेरी सीरियस थिंग दैट आई कुड हैव रियलाइज्ड कि भाई मैं लिख पाता हूँ। जी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूंगा, सच बात तो ये है। मैं स्कूल में एक्टिंग कर रहा था, गाने गा रहा था, डिबेट एलोक्यूशन कर रहा था, वो अपनी जगह था। लेकिन ये नहीं मैंने सोचा था। फिर क्या हुआ कि मेरी पहली पोएम जो हमने लिखी वो हमारे फादर के डेथ के बाद,
और वो एक्चुअली वो जिस कंडीशन में वो सब हुआ तो उस दिन शायद हम रो नहीं पाए। तो फिर वो किश्तों में सालों हम उनको याद करके मैं आंसू आ जाते थे, और तब मैं एक पोएम करता था। देन दैट मे बी दैट पेन गॉट ईज्ड आउट थ्रू माई पोएम्स मे बी, एंड देन आई रियलाइज, फिर बहुत दिनों तक तो उनको रख के रखा हमने। फिर हमारा एक बचपन का दोस्त है, पहले उसको डरते डरते पढ़ाई, उसने कहा तो बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे लगा कि शायद लिख लेता हूँ कुछ कुछ, फिर लिखने लग गया। मेरे मुर्शिद हैं गुलजार साहब, उनको पढ़ पढ़ के जो भी सीख पाए, और भी तो और भी जो राइटर्स हैं, क्योंकि पहली किताब तो पोइट्री के मैंने मिर्ज़ा गालिब की पढ़ी, दीवाने गालिब, समझ में नहीं आई। फिर दोबारा तिबारा कई बार पढ़ के फिर गुलजार साहब के थ्रू मिर्ज़ा गालिब को समझने लग गए। फिर गुलजार साहब को बहुत फॉलो किया, तो फिर लगा कि आसान शब्दों में भी ज़िंदगी का जिक्र किया जा सकता है। गुलजार साहब के फ़ैन अगर आप हैं तो कमेंट में अपनी प्रेजेंस ज़रा दिखाइएगा कि आप भी गुलजार साहब के फ़ैन हैं सर की तरह। अच्छा, राइटिंग की बात करें, थोड़ा सा अलग सवाल पूछ रहा हूँ पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, बट फिर भी ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कि जब स्कूल में या कॉलेज में आते हैं, वो एक ऐसी नाजुक उम्र होती है जब इंसान कई तरह के इमोशंस को भी महसूस कर रहा होता है तो क्या उस प्यार मोहब्बत वाले एहसास को लेकर भी कभी लिखने की कोशिश की, या किसी समवन स्पेशल के लिए कभी लिखने की कोशिश की? देखिए, स्कूल ज़माने में तो हमने लिखा ही नहीं, हमने तो लिखा ही तब जब शादी हो गई थी और हम नौकरी कर रहे थे। अच्छा। तो पर से तो ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल याद नहीं है। आपके सवाल से मैं बच गया हूँ पॉलिटिकली करेक्ट आंसर सर ने दिया, बट एनीवेज बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकर। अच्छा, म्यूजिक की जब बात करें तो आपके बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस मैंने सिंगिंग के भी देखे हैं। जी। तो ये सिंगिंग वाली चीज अंदर ये कब आई? ये मैं लखनऊ में जब रहता था तो मेरे जो लोकल गार्जियन थे मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में जी। हम दो ही लोग रहते थे, और उस समय क्या होता था कि रेडियो चलता था, तो उनके यहाँ तो कम ही बजा पाते थे, लेकिन पड़ोस में एक वर्मा अंकल रहते थे जी। उनके रेडियो की आवाज़ आती थी। अच्छा। तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर गाने चलते थे उस समय, और उस समय के गाने में मेलोडी बहुत थी। हाँ। तो कैची बहुत होते थे वो। आप फिर क्या हुआ कि क्लास 5 में मैं था, तो मैं एक कोई गाना चिंगारी कोई भड़के शायद ये था, वो ऐसे ही गाता हुआ 5th क्लास में जा रहा था। तो एक टीचर थी हमारी मंजू कांडपाल मैम, मुझे आज भी याद है उनका नाम। उन्होंने मुझसे कहा यहाँ आओ, मैंने कहा जी। मुझे लगा डांट पड़ेगी, गाना तो गाना अलाउड नहीं, भाई कॉन्वेंट स्कूल में बड़ा डिसिप्लिन होता है। उन्होंने कहा कि तुम ना कॉलेज क्वायर में आ जाओ। अच्छा। तो मैं क्वायर का हिस्सा बन गया। रोज़ जो है वो हम लोग कॉलेज एंथम और वो अब गाते थे। फिर जब मैं 9th में आया तो ग्रुप सिंगिंग टीम में चला गया, क्वायर से ही ले लेते थे लोगों को कि इन्हें वो तो आता है गाना। तो हुआ ये कि जब एक हमारे स्कूल की सेंटिनरी ईयर था, तो उस साल हम कॉलेज के ग्रुप सॉन्ग टीम में थे। तो क्या होता है, जो जजेस जब जाते हैं तो वो टाइम में होता है, एक फिलर टाइम होता है 20-25 मिनट का, जब वो रिजल्ट बनाते हैं। तो हमारे जो कॉलेज कैप्टन थे, अगर वो कहीं से मेरी आवाज़ सुने तो मैं उनको आज भी धन्यवाद करता हूँ, रनिल नायर। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ तुम एक गाना गा दो, तुम अच्छा गाते हो। अब इतनी भीड़ से तो मुझे डर लग रहा था। ग्रुप सॉन्ग में तो यू आर सेफ ना, आपको पता है 10 लोग गा रहे हैं, 7 लोग गा रहे हैं, अकेले गाने को बोल दिया। तो हमने कहा नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। तो उस ही लिटरली पुश्ड मी ऑन द स्टेज। तो मैं ऐसे धक्के के साथ स्टेज पहुंच गया और लोगों ने तालियां बजा दी तो मैंने कहा अब तो भाग भी नहीं सकते। तो फिर मैंने पहली दफ़ा सोलो गाया था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो अच्छा। वो इतना पसंद किया सबने कि वो एक और गाना गाना पड़ गया जाके तो रूप तेरा मस्ताना, क्योंकि हम लोग के टाइम में हम लोग, अब मेरी आवाज़ थोड़ी भारी पहले हो गई थी, वो मिठास नहीं चली गई थी, तो हम किशोर कुमार साहब के गाने बहुत गाते थे। तो इधर जब पोइट्री रिकॉर्डिंग्स हमने अपनी शुरू करी कुछ कुछ करना, तो मैंने सोचा कि जिन गानों के सहारे हम बड़े हुए, जिन गानों ने तन्हाई में साथ दिया, दुख में सुख में हम गाने उस हिसाब से गाते थे, तो क्यों ना उनको मैं एक ट्रिब्यूट देने के लिए दोबारा गाऊं। तो मैं वो सारे पसंदीदा गाने जो हैं अपने, कभी कभी जब मौका मिलता है तो एक कर देता हूँ रिकॉर्ड। क्या बात है,
ये आपकी वीडियोस देखकर सच में बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि क्रिएटिव साइड हमेशा जिंदा रहनी चाहिए एक इंसान की। तो उसके अंदर का जो एक वो बच्चा है या जो क्रिएटिव जो वो उसका सेटिस्फैक्शन है वो रहता है, बढ़िया रहता है। अच्छा, ये चीज जो क्रिएटिव पहलू है आपका, आपके काम से रिलीफ देने में या प्रेशर से डील करने में हेल्प करता है? तो अपने अपने जहन की बात है। मतलब काम मुझे कभी प्रेशर जैसा लगा नहीं है आज तक। अच्छा। थैंकफुली मुझे लगता है काम है, आपको उसको जस्टिस करना है। आपका जो भी आपको पोस्ट मिलती है उसकी से रिलेटेड जो भी टाइमलाइन आ जाती है, आप फील्ड में होंगे तो 24/7 है, हमारी सूचना में तो 24/7 है। आप हो सकता है किसी डिपार्टमेंट जिसमें 10 to 5 का ही काम हो सकता है, तो आप बाय चॉइस जाते हैं ना। मतलब आप इस नौकरी, मैं इस नौकरी में बाय चॉइस आया हूँ ना। Correct, किसी ने मुझे correct. जबरदस्ती तो नहीं भेजा है। धक्का नहीं दिया। धक्का तो नहीं दिया। वो जिसमें धक्का दिया जब उससे हमें प्यार हो गया उस विधा से, तो ये तो मैं बाय चॉइस आया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक ये जो क्रिएटिव साइड है वो आपको मतलब एक रिलैक्सेशन तो देती है, जो लोगों को अलग अलग तरीके से मिलती होगी भाई। किसी को एक्सकर्जन पे जाके मिलती है, किसी को ट्रैकिंग पे मिलती है, किसी को नदी किनारे बैठ के मिलती है, किसी को कुकिंग में मिलती है, किसी को कुकिंग में मिलती है। हाँ, मिलती है। मेरा एक दोस्त है, उनको कुकिंग में मिलती है, तो मुझे ये सब करके मिल जाती है। अच्छा, ऑनेस्टली बताइएगा, मतलब जैसा मैंने शुरुआत भी की थी कि आपका जो प्रोफाइल है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, तो क्या आपके ऑफिस में कभी ऐसा होता है कि आपके कोलीग, सीनियर्स, जूनियर्स को ही बोले कि सर एक गाना आज हो जाए प्लीज? नहीं, ऑफिस में तो कभी नहीं ऐसा होता है, लेकिन जैसे कभी ऑफिसर्स के यहाँ गए, कोई प्रोग्राम हुआ, हमारे एसोसिएट जैसे सिविल सर्विसेज मीट हुई, तो वहाँ ज़रूर बोलते हैं। अच्छा, वहाँ हम गाते भी हैं। हाँ। तो वहाँ कर लेते हैं। तो कुछ 2 लाइंस हमारे रेड एफएम के व्यूअर्स के लिए गाना हाँ, रियली तो बहुत सारे गाने थे जो बेसिकली तो बंगाली में बने थे, लेकिन बाद में उनको फिर हिंदी फिल्मों में लिया। उसमें एक पसंदीदा गाना है, हाँ जी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे। और ये गाना ये था, মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি, আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। ये था वीडियो देखने वालों ने जरूर ताली बजाई होगी, नहीं बजाई तो वीडियो पॉज करके सर के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसी सिंगिंग आपको लगी भाई। बहुत खूबसूरत सर, मतलब लाजवाब लाजवाब। सो ये बताएं कि आगे फ्यूचर में अगर बात करें तो स्पेशली अगर इस क्रिएटिव एस्पेक्ट की, ये क्रिएटिव साइड आपकी है, इसको लेकर आपने आगे कुछ सोचा है कि और आगे क्या चीज़ें करनी है? क्या कुछ सॉन्ग्स कुछ और लिखने हैं, कुछ बनाने हैं, कुछ सोचा है इस बारे में? सॉन्ग्स भी लिखे हैं हमने, कुछ अपने कंपोज सॉन्ग्स गाए भी हैं, बट उनको लाया नहीं अभी सामने। अच्छा। अब मुझे इन तीनों से ना विधा से इक्वल प्यार है, मतलब लिखना, गाना और नरेशन करना, कहानी सुनाना अच्छा लगता है मुझे, तो कहानियाँ भी लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो आएगा जैसे आएगा करता जाऊंगा, मतलब कहानी आएगी तो कहानी कर दूंगा, गाना आएगा तो गाना कर दूंगा, जो भी आए। मतलब सी इट शुड कम टू यू, यू शुड नॉट ब्रिंग इट टूवर्ड्स योरसेल्फ। करेक्ट। आप रिसेप्टर की तरह रहिए। मिर्ज़ा गालिब कहते थे कि शायरी इल्हाम है। इल्हाम मतलब इट कम्स एंड डिसेंड्स। अब आप बैठेंगे, मैं आज, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं आज एक कविता लिखूंगा, वो हो ही नहीं पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। हो सकता है मैं यहाँ से उठ के जाऊँ और मुझे कुछ अच्छा लगा हो तो वो फिर बाद में आके वो आता है और फिर हम कुछ लिखेंगे, अगर हुआ तो हम तुम्हें भेज देंगे क्या कि ये लिख दिया मैंने। क्या बात है। तो वो चलता जाएगा। इट इज़ एन
ये तो यात्रा एंडलेस है मतलब। करेक्ट। अच्छा, जितनी भी आपकी राइटिंग्स हैं, पोएट्री या जो भी नज्म आपने लिखी है, तो ऑब्वियसली हर एक पोएट्री दिल के बेहद करीब होगी, अपने बच्चे जैसी प्यारी होती है, हर एक राइटिंग अपनी, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल अगर आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी नज्म, कोई पोएट्री जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, उसकी कुछ लाइंस अगर आप अभी सुनाना चाहें, 2 लाइंस। तो सुनाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। कुछ कहना था तुमसे, कुछ कहना था तुमसे, कुछ ख्वाब अधूरे जो पलकों पे धरे हैं, कुछ ज़ख्म हैं रूह के जो आज भी हरे हैं, और कुछ बातें जमी हैं जीभ पे पिघलती नहीं, कुछ आदतें हैं ढीठ सी जो चाह कर भी बदलती नहीं, कुछ ख्वाहिशें हैं जो दिल से झांकती हैं, कुछ उम्मीदें भी हैं जो आबोदाना मांगती हैं, कुछ उलझने हैं जो साथ चलती, सुलझने की कोशिशें भी हैं जो खूब छलती हैं, खामोश लबों पे गूंगी तहरीरें हैं, सीली हुई आँखों की शिकस्ता तकरीरें हैं, एक शमा है इंतज़ार की जो तन्हा जलती है, कोई खलिश भी है जो बहुत खलती है। सुनो, जब सवाल बढ़ जाएं और जवाब मुँह चुराने लगें, जब तकदीर की पहेली ज़िंदगी ना बूझ पाए, तब मेरी आवाज़ सुन लेना, शायद कुछ काम आ जाए। बस इतना ही कहना था तुमसे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब सर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत का सिलसिला ना शायद रुक नहीं सकता, ये अंतहीन ये चल सकता है, लेकिन समय को थोड़ा आप बहुत अच्छा बात करते हैं ना, इसलिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप इतने कमाल के इंसान हैं, मतलब आप सोचिए कि जिस पोजीशन पर सर है, डायरेक्टर जनरल ये है इंफॉर्मेशन के, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं शुरू से कह रहा हूँ सर के साथ रहती है, लेकिन बावजूद उसके सर राइटिंग भी करते हैं, नॉवेल्स लिख रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, नज़्में लिख रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन सभी यंगस्टर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है, जो आप सोचते रह जाते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा करूँगा या करूँ ना करूँ, सही गलत है वो। सर इतना बढ़िया तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर साथ में जुड़ने के लिए, आज स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो रणवीर सिंह चौहान सर हमारे साथ, डीजी DIPR के। तो ऐसे ही आपको आर्टिस्ट से मिलवाते रहेंगे, और आप जो है प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी 93.5 रेड FM बजाते रहो। 93.5 बजाते रहो। रेड FM 93.5